स्टार्ट। ओके। बटाड़ो का कुआं बालोतरा जिले में स्थित है, आप ये लिखेंगे। अब इसे रेगिस्तान का जल महल उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। फिर देखो, ये सभी जानते हैं, पीवड़ा जहरीला सर्प होता है जो अपने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल में पाया जाता है। पीवड़ा जहरीला सर्प मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। शॉर्ट में इतना ही लिखो। आगे बढ़े। अब कुछ, हालांकि ये चीज पहले ही हो चुकी है, लिखने की वापस आवश्यकता नहीं है, रिवीजन करवा देता हूं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सम जो गांव है वो जैसलमेर का क्या है, पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र है, यानी छोटी घास भी यहाँ देखने को नहीं मिलती। फिर ये आकल गांव जैसलमेर में, या क्या मिले, जीवाश्म पार्क मिले, डायनासोर के जीवाश्म मिले। फिर ये चंदन नलकूप जिसे जैसलमेर में थार का गड़ा कहते हैं। और बटोड़ा कुआं, अब आप बाड़मेर की जगह क्या करोगे, बालोतरा जिसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। पीवड़ा आ गया, सांप। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मावट के दो, महावट के दो, या फिर शीतकालीन वर्षा, और इसे क्या कह सकते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। किसके लिए, रबी की फसलों के लिए। वर्षा की मात्रा लिख लेना 5 सेंटीमीटर। पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय चक्रवात से होने वाली वर्षा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल में क्या कहलाती है, मावट या महावट कहलाती है। अभी ये जो 1-2 दिन में क्लाइमेट बना हुआ है ना, ये भी क्या है, ध्यान रखना, पश्चिमी विक्षोभ ही है, लेकिन बारिश नहीं हुई। अभी बारिश होगी अपने कहा दिसंबर से जनवरी या फरवरी के बीच। मावट या महावट या शीतकालीन वर्षा, अब जल्दी से बता दो लिखते लिखते। भारत में कहां पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, तमिलनाडु कह दो, कोरोमंडल तट कह दो, या फिर निम्न कावेरी बेसिन कह दो। वहां पर मानसून की ब्रांच है, ध्यान रखना, उत्तरी पूर्वी मानसून ब्रांच, या इसे बंगाल खाड़ी या लौटता हुआ मानसून भी कह सकते हैं, लेकिन इसे हम लौटता हुआ मानसून नहीं कहेंगे, ध्यान रखना। ये क्या है, ये पश्चिमी विक्षोभ है। अब देखो, लिखते रहो, मैं बोलता रहता हूं। हमने वेगनर थ्योरी पढ़ी थी। वेगनर थ्योरी में हमने क्या कहा था कि 33 सागर का बचा हुआ अवशेष कौन है, मेडिटेरियन सी, यानी भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर के ऊपर से शीतकाल में क्या होती है, वेस्टर्लाइज विंड यानी पछुआ पवने चलती है और ह्यूमिडिटी को ऑब्जर्व करती है, और ईरान, इराक, सऊदी अरब होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अंत में कहां पहुंच जाती है, ये उत्तरी पश्चिमी भारत पहुंच जाती है, जहां पर अपने मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होती है, हल्की सी वर्षा होती है इन चक्रवातों से। तो भूमध्य सागर से आ रहे हैं और आ कहां से रहे, पश्चिम से, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, या फिर भूमध्य सागर से आ रहे हैं तो इन्हें भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कहते हैं। और यही वर्षा क्या कहलाती है, मावट, महावट या शीतकालीन वर्षा, या फिर इसे क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। क्लियर? ओके। एक एक लिखो। नकलिस्तान या मरु उद्यान, यानी अपने मरुस्थलीय क्षेत्र में जहां कहीं भी जल बेसिन पाए जाते हैं। बेसिन किसे कहते हैं, अवतलाकार। अवतलाकार ऐसा धरातलीय क्षेत्र जहां धरातल प्रवाहित क्षेत्र केंद्र में आने की प्रवृत्ति रखता हो, उसे क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। जैसे अपने प्लेट या डिस्क नहीं होती है, उसके जैसी, नीचे से धसा रहता है और चारों तरफ से गोल रहता है, तो चारों तरफ जल छोड़ोगे तो कहां जाएगा, केंद्र में जाएगा, उसे बेसिन कहते हैं। पाए जाते हैं और उसके चारों ओर क्या डेवलप हो जाती है, हरी भरी घास डेवलप हो जाती है जिसे क्या कहते हैं, नकलिस्तान या मरु उद्यान कहते हैं। जैसे आपके जो चंदन नलकूप है,
जिसे मीठे पानी का क्या कहते हैं, घड़ा कहते हैं, वे कोलाइट झील जो बीकानेर में है, इनके आसपास क्या मिलती है आपको, हरी घास डेवलप हुई मिलती है, उसे ही क्या कहते हैं, नकलिस्तान या मरु उद्यान कहा जाता है। कोलायत कभी जाने का प्रोग्राम बने तो देखना, इस कोलायत झील के चारों तरफ आपको हरी भरी घास दिखाई देगी, उसे क्या कहते हैं, नकलिस्तान या मरु उद्यान कहते हैं। पीछे दिख रहा है ना सबको अनु? हाँ, तो कहीं एग्जाम में नकलिस्तान आ जाए तो ये मत कहते ना ये खलिस्तान पाकिस्तान के साथ में जुड़ा हुआ है ना, ये मरु उद्यान है, ये ध्यान रखना। हाँ, आगे बढ़े। देखो कोई अगर पीछे भी रह जाए ना तो बीच में बोलना मत, किसी के देख के लिख लेना जिसके लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, इसी से आप सभी परिचित हैं, बबुलिया या बथुलिया सभी जानते हैं। कब आते हैं ये, लगभग मई जून में, जब टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है और हवा का प्रेशर इतना कम हो जाता है कि वो अचानक से गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देती है और एक हल्की सी मिट्टी धूल या हल्के फुल्के जितने भी पदार्थ होते हैं वो इस चक्र के चारों तरफ घूमने लगते हैं। उसे अपने स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, बबुलिया या भतुलिया कहते हैं। और ये जब आता है तब कई लोग तो हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, मरुस्थलीय क्षेत्र में तेज हवा से मिट्टी से बने चक्रवात जो एक भंवर की माती गोल गोल घूमते हुए चलते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मई से जून। वैसे देखो बनने का टाइम तो यही है, लेकिन कभी कभी अचानक टेम्परेचर बढ़ जाता है और हवा का प्रेशर घट जाता है, तब भी है, जरूर नहीं है मई जून में बने, कभी भी बन जाते हैं, लेकिन बनते ज्यादातर कहाँ है, मरुस्थलीय पार्ट में बनते हैं। देखा हुआ है ना सबके? हाँ, चलो ये आगे आपके मगरा। अरावली से अलग अवशिष्ट पहाड़ियां मगरा कहलाती है, जैसे पोखरण और बालोतरा, जो हमने हम्मादा पढ़ा था ना, रॉकी डेजर्ट, उसका पूर्वी भाग, उसे क्या कहते हैं, अवशिष्ट पहाड़ियों को मगरा कहते हैं। अरावली से अलग अवशिष्ट पहाड़ियां मगरा कहलाती है, जो आपके ज्यादातर पोखरण और बालोतरा के बीच जो रॉकी डेजर्ट है उसका पूर्वी भाग जहां अवशिष्ट पहाड़ियां हैं उनको क्या कहते हैं, मगरा कहते हैं। और भाकर कहाँ कहा जाता है, एक हमारे भाकर बाबा थे जगावंता में, है ना, अब तो नहीं है। भाकर कहते हैं सिरोही में, सवाल भी दिया था टेस्ट में, मैंने दिया था ना। हाँ, नेक्स्ट लिखो आगोर। आगोर होते हैं मरुस्थलीय प्रदेश में जो जल के टांके होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, घरों के अंदर अपन तो होद कहते हैं, यहाँ क्या आ जाता है, आगोर। मरुस्थलीय प्रदेश में घरों के उपयोग हेतु जल के टांके क्या कहलाते हैं, आगोर कहलाते हैं। हाँ, आज एक तो कोई कहेगा नहीं सर टाइम हो गया, नवीन जी आएंगे नहीं, तो अपन थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं इसको, ठीक है। सिद्धार्थ था नहीं दोपहर में, ना बोल देता सर टाइम हो गया आज। हाँ, आगोर के बाद देखो, ये एक बार शॉर्ट में वापस आपको रिपीट करवा देता हूँ। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो शीतकाल में वर्षा होती है उसे कहते हैं मावट,
और ये होती है शीतकाल में, जिसे भूमध्य सागरीय चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ वर्षा कहते हैं। नकलिस्तान, जो हरी भरी घास है उगती है कहाँ पर, बेसिन वाले पार्ट में, जैसे चंदन, नलकूप और कोलायत के आसपास। फिर है बबुलिया या बतुलिया, क्लियर। फिर है मगरा, जो ज्यादातर कहाँ है, पोखरण और बालोतरा के पास में है। आगोर हो गया, मरुस्थल में जो जल के टांके होते हैं उन्हें आगोर कहा जाता है। और ये तो आपको पहले ही पता है, स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी और सूर्य नगरी, जो हम पहले उपनाम में पढ़ चुके हैं, तो इनको कंफ्यूज मत होना। स्वर्ण नगरी तो कहते हैं किसे, जैसलमेर को। स्वर्ण नगरी कहते हैं जालौर को, और सूर्य नगरी कहते हैं जोधपुर को। मतलब सूर्य की पहली किरण सबसे पहले जोधपुर का जो किला है, कौन सा, मेहरानगढ़ है, वहां के ऊपर आती है, इसलिए इसे सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको, जोधपुर को। हाँ, एक ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, खड़ीन। हाँ, पश्चिमी राजस्थान में स्थित प्लाया झीलों के नम क्षेत्र, और इसका निर्माण किन्होंने करवाया था, पालीवाल ब्राह्मणों ने करवाया था। पश्चिमी राजस्थान ओब्लिक करके लिखना, जैसलमेर, पलाया जिले। पलाया जिले क्या होती है, बालू का स्तूपों के बीच अस्थायी वर्षा काल में बनने वाली झीलों को क्या कहते हैं, पलाया झील कहते हैं। आगे डेफिनेशन आ जाएगी इसकी। और इन पलाया झीलों को क्या कहते हैं, क्या लिखा हुआ है, दो बालू का स्तूप है, दो बालू का स्तूप ऊपर उठे और नीचे क्या है, गैप है अवतलाकार। जब इस अवतलाकार गैप में वर्षा काल में जब जल इकट्ठा हो जाए और वो जमीन नम हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, खड़ीन कहते हैं। और इस खड़ीन का निर्माण करवाया था किन्होंने, पालीवाल ब्राह्मणों ने करवाया था। किसको क्या कहते हैं, हाँ, नम क्षेत्र है तो कृषि भी होती है यहाँ, बिल्कुल। आगे बढ़े। फिर है बेरी, नाड़ी और खड़ीन के आसपास रिसने वाले जल का पुनः उपयोग के लिए बने कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, बेरी कहते हैं। देखो ये खड़ीन, नाड़ी, ये जितनी भी होते हैं ना, बालू का स्तूप के बीच होती है, इनसे जल रिस कर क्या हो जाता है, साइड में से अलग निकलने लगता है। तो साइड में क्या बना दिया जाता है, कुआं बना दिया जाता है, ताकि इस जल का वापस उपयोग हो सके। उसको क्या कहते हैं, बेरी कहते हैं। तो जल्दी से बता दो, शेखावटी क्षेत्र में कुओं को क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। जब हम अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ेंगे ना, तो वहां पर चर्चा करेंगे इसकी। फिर है रन, टाट या मरहो, बालू का स्तूपों के बीच अस्थायी झीलें। अब वापस कंफ्यूज मत होना, अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है, प्लाया झील भी कहते हैं, ध्यान रखना। बालू का स्तूपों के बीच, जैसे मान लो ये दो बालू का स्तूप है, ऊपर उठे हुए हैं, वहां पर अगर वर्षा काल में क्या हो जाए, जल एकत्रित हो जाए, लेकिन वो अस्थायी झीलें होती है, कुछ दिन बाद वापस सूख जाती है। तो बालू का स्तूपों के बीच में अस्थायी झीलें, जिन्हें हम क्या कहते थे, प्लाया, राजस्थान में सर्वाधिक रन जैसलमेर में पाए जाते हैं। और इन प्लाया कोई अलग अलग क्षेत्रों में क्या जाना जाता है, रन, टाट या मरहो के नाम से जाना जाता है। ये सवाल आया हुआ भाई, ध्यान रखना, रन या टाट। ऊपर करें थोड़ा, ये लो।
रन, टाट या मरहो। बालू का स्तूपों के बीच में अस्थायी झीलें क्या कहलाती है? रन, टाट या मरहो या पलाया झील भी कहलाती है। राजस्थान में सर्वाधिक रन या टाट कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। आगे बढ़े, वापस वही रिपीट हो रहा है, डेफिनेशन देख लो एक बार। खड़ीन, जैसलमेर में स्थित प्लाया जिलों के नम क्षेत्र को क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है। इसका निर्माण करवाया था पालीवाल ब्राह्मणों ने। फिर बेरी, नाड़ी और खड़ीन के आसपास रिसने वाले जल का पुनः उपयोग के लिए बने कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बेरी कहा जाता है। रन, टाट या मरहो, बालू का स्तूपों के बीच में जो अस्थायी झीलें बनती है, अस्थायी का मतलब कुछ दिन बाद उनमें जल समाप्त हो जाता है, ऐसी झीलों को रन, टाट या मरहो कहते हैं। फिर है डांड, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवणीय झीलों को क्या कहा जाता है? डांड कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवणीय झीलों को डांड कहा जाता है। देखो, जो नए हैं उनको थोड़ा अजीब लग सकता है, और जो शुरुआत से बैठे हैं उनको शायद मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी। तो आप थोड़ा ट्राई करना, जो नए आए हैं आज, अगर कहीं से हैं। हाँ, वैसे क्लास डाली हुई है यूट्यूब पे, लिंक दे देना इनको, है ना, ताकि ये एक बार शुरुआत से देख ले। कितने 5-6 वीडियो हैं, ज़्यादा नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखें डोल। डोल होता है लंबाई में स्थित बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में डोल कहते हैं, यानी लगातार एक लंबे क्रम में बने हुए रहते हैं, उन्हें डोल कहते हैं। झील नहीं है ये क्या है? लंबाई में स्तूप, बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? डोल कहते हैं, जो काफी लंबे होते हैं, ऊपर नीचे चलते ही रहते हैं। एक आएगा अभी आगे, उर्मी का मैदान। उर्मी का मैदान हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लहरदार रूप में। जैसे बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं ना, उन रेत के टीलों पर जब हवा गुजरती है तो वहां पर अपने निशान छोड़ देती है, जैसे लहरदार या धारियां बन जाती है, उन्हें कहते हैं उर्मी का क्षेत्र। लिखे इसमें आगे, ये आ गया शायद, ये तो स्तूप है, पहले हम पढ़ चुके हैं। ये आ गया उर्मी का। बालू का स्तूपों पर लहरदार छोटी छोटी परतों को क्या कहा जाता है? उर्मी का कहा जाता है। बालू का स्तूपों पर लहरदार छोटी छोटी परतों को उर्मी का कहा जाता है। कहने का मतलब धारियां बन जाती है मिट्टी के ऊपर लहराती हुई, उन धारियों को क्या कहा जाता है? उर्मी का क्षेत्र कहा जाता है। फिर देखो, तल्ली क्या होती है? दो बालू का स्तूपों के बीच जो निम्न भूमि होती है, नीचे, यानी जल रिसता है और नीचे चला जाता है, लेकिन नीचे क्या आ जाती है? औषधि चट्टाने या पक्की मिट्टी आ जाती है, तो वो जल वहीं पर रुक जाता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तल्ली कहा जाता है। बालू का स्तूपों की निम्न भूमि को तल्ली कहा जाता है। याद होगा एक बार हमने चर्चा की थी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में 2006 या 7 में क्या आ गई थी? बाढ़ आ गई थी।
और हम कहते हैं सर यहाँ बारिश तो कम हो रही है, लेकिन उस समय इतनी बारिश हुई थी सिद्धार्थ, जैसलमेर के बाड़मेर का जो कवास एरिया है, बाढ़ आ गई थी वहाँ, पूरा रेलवे स्टेशन पूरा जलमग्न हो गया था पूरा। रीजन, क्योंकि इन बालू का स्तूपों के नीचे क्या है, सेडिमेंट रॉक है, अवसादी चट्टाने हैं, जिनसे जल रिस कर भूमिगत नहीं हो पाता। तो बार बार लगातार बारिश हो रही थी, इसलिए जल का लेवल ऊपर बढ़ता गया और कवास में जो बाड़मेर में स्थित है वहां क्या आ गई थी, 2006 या 7 में बाढ़ आ गई थी। फिर है बालसन झील, मरुस्थल का वह भाग जो पर्वतों तथा चट्टानों से घिरा हुआ है और उसके बीच में क्या हो जाए, जल इकट्ठा हो जाए, और जब जल इकट्ठा हो जाए तो वो झील बनती है। उस झील को क्या कहते हैं, बालसन झील कहते हैं। अब जल्दी से बता दो, राजस्थान में बालसन झील का उदाहरण बताओ जल्दी से। सांबर झील, बिल्कुल बालसन झील का उदाहरण है ये। और ये सवाल आया हुआ है, ध्यान रखना। झीलों के नाम देते हैं डीडवाना, कुचामन, सांबर, रेवासा। ऊपर क्वेश्चन रहेगा निम्न में से कौन सी बालसन झील है, तो बालसन झील रहेगी आपके कौन सी, सांबर। देखो नाम लगभग सिमिलर है, लेकिन बनने का तरीका अलग अलग है। पलाया, रन या टाट, वो तो कहाँ बन रही थी, बालू का स्तूपों के बीच में बन रही थी, अस्थायी झीलें। लेकिन यहाँ पर क्या है, बालसन झील, जिसे हम लवणीय झील भी कह सकते हैं, वो ज्यादातर कहाँ बनती है, पर्वतों या चट्टानों से घिरा हुआ कोई एरिया होता है, अवतलाकार या बेसिन नुमा, वहां पर अगर वर्षा का जल एकत्रित हो जाए तो ऐसी झील या बेसिन को क्या कहते हैं, बालसन कहते हैं। आगे देखो, ये हो गया पूरा। एक देखो जो हमने मरुस्थल में जो डिवाइडेशन किया था ना, मरुस्थलीय पार्ट का परसेंटेज में, कभी कभी इसको वर्ग किलोमीटर में भी पूछते हैं, ध्यान रखना। और ये सवाल भी आया हुआ है, कहीं पर भी नोट देके लिख लेना। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में हमने लिखा ना 61.11%। हाँ, वहां पर कहीं जगह हो नहीं तो नोट देके लिख लेना विशेषकर। उसमें लिखना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। चलो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं पूरी, है ना। इसे एक बार बंद कर दें, हाँ बंद कर दें। हाँ इसको नहीं, इसको चलने तो क्या हुआ, खड़ा होके कर दे भाई। सेल खत्म हो गया इसका। नोट देके लिख लेना इसमें, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 61.11%। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ब्रैकेट में लिखना, अगर बटे में पूछ ले तो 2/3 भाग, 2/3 भाग, या 2,09,042 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, या 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। मुख्य मरुस्थल
मुख्य मरुस्थल क्षेत्र है। भाई परसेंटेज का तो सिद्धार्थ लिख ही लिया था हमने, या तो आएगा 60 या फिर ज्यादातर आंकड़ा क्या रहता है 61.11%। अगर ये प्रतिशत में ना दे, बटे में पूछ ले तो 2/3 भाग, और 2/3 भाग ही नहीं दिया हो तो आपको ऑप्शन में मिलेगा क्या 2,09,042 वर्ग किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से समझ लेना। अगर वो पूछ रहा है क्या मुख्यतः मरुस्थल कहाँ फैला हुआ है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो कितना है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आंकड़ा नहीं लिखा था मेरे हिसाब से, बहुत महत्वपूर्ण है, जो अभी हाल ही में 1-2 बार पूछ लिया गया है। सवाल की कंडीशन पर ध्यान रखना। अगर ऐसा सवाल आ जाए वर्ग किलोमीटर में, तो या तो वो वर्ड जोड़ेगा मनफूल क्या राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल मुख्य मरुस्थल के रूप में कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, तब आपका आंसर क्या रहेगा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। और ये नहीं रहेगा तो ये तो है ही। दोनों आंकड़े याद रखने और बटे में 2/3 भाग। कुछ फैक्चुअल बातें हैं और लिख लेते हैं इसकी। जनसंख्या लिखा थी मैंने 40% मरुस्थल की, ठीक है। सम वर्षा रेखाएं भी हो गई थी, सर्वाधिक तापांतर वाला भी जिला हो गया था, या ये भौतिक प्रदेश हो गया था। अब बचा क्या है, कुछ बचा ही नहीं इसमें, मेन चीजें तो आ गई पूरी। बालू का स्तूप भी हो गए, ये भी हो गए। नेक्स्ट लिखो लाठी सीरीज, लाठी सीरीज। लाठी सीरीज में लिखे पाकिस्तान की सीमा के सहारे पाकिस्तान की सीमा के सहारे जैसलमेर जैसलमेर में मोहनगढ़ से पोखरण मोहनगढ़ से पोखरण तक भूमिगत जल का अच्छा उदाहरण मिलता है। भूमिगत जल का अच्छा उदाहरण मिलता है। भूमिगत जल का अच्छा उदाहरण मिलता है। इसी के आसपास धामण, करड़, धामण, करड़, तड़गम, सेवण नामक, धामण, करड़, तड़गम, सेवण आदि पौष्टिक घास पाई जाती है। पौष्टिक घास पाई जाती है। पौष्टिक कह दो या फिर स्वास्थ्यवर्धक घास कह दो, वो यही पाई जाती है। कहाँ लाठी सीरीज के आसपास, मोहनगढ़ से पोखरण। तो ध्यान रखना भूमिगत जल में एक मीठे जल का उदाहरण मिलता है। कहाँ पर, इस लाठी सीरीज में, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मरुस्थल में तो पूरा लवणीय पदार्थ है।
लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या मिल रहा है संदीप, मीठा जल मिल रहा है। और इस मीठे जल के ऊपर मोहनगढ़ से पोखरण तक यहाँ पशुओं के लिए है, अपने लिए नहीं है। पशुओं के लिए पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक घास है। ये मत देखना कि सर अपने लिए भी है, अपने लिए नहीं है। और जल्दी से बता दो, ये जो घास वाला एरिया है ये और किसके लिए फेमस है? गुड, गोडावण की प्रजनन स्थली के प्रसिद्ध है। ये लिख लो इसमें साथ में, यह क्षेत्र गोडावण की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है। प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है गोडावण। क्या कहा जाता है जिसे? क्या है ये? राजस्थान का पशु है। ध्यान रखो, देखो है ना। ये देखो सेवन है ना, इसे सेवन को ब्रैकेट में लिख लेना, लिलोन। सेवन को लिलोन घास भी कहते हैं, सेवन या लिलोन। देखो सीधे सीधे कभी वर्ड आ जाते हैं, लिलोन क्या है या सेवन क्या है, तो ऑप्शन में रहेगा आपके पौष्टिक घास या अस्थायी झील, ऐसे सवाल आएंगे। अंतिम लिख लो, मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम। जिसका भी हाल ही में वीडियो में सवाल आया था, वीडियो प्री में। मरु विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया? 1977-78 में। ब्रेकिंग में लिख लेना 1977-78 में। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में प्रारंभ किया गया। इसमें लिखो, यह योजना राष्ट्रीय कृषि आयोग यह योजना राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों पर 100% केंद्रीय सहायता से शुरू की गई। 100% केंद्रीय सहायता से शुरू की गई। लाइन छोड़ के लिखना। वर्तमान में इसमें केंद्र व राज्य की, वर्तमान में इसमें केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः 75:25 है। यानी मरुस्थलीय क्षेत्र का डेवलपमेंट करने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जिसे मरु विकास प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। और ये 1977-78 में प्रारंभ किया गया। और ये डेट पूछी गई है, ध्यान रखना, वीडियो प्री एग्जाम में। फिर कह रहे हैं कि ये योजना किसकी सिफारिशों पर स्टार्ट की गई? तो ये राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों पर 100% केंद्रीय सहायता से शुरू की गई थी। यानी पूरा का पूरा खर्चा इसमें 100% जो होगा वो केंद्र सरकार देगी। लेकिन वर्तमान में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी यह है, 75% भार वहन करेगा केंद्र और 25% करेगा अपना राजस्थान। लिखो इसका कार्य क्या है इसका?
कार्य में लिखो, लघु सिंचाई योजनाओं का विकास करना, लघु सिंचाई योजना का विकास करना, कोमा, मरुस्थलीकरण को रोकना, मरुस्थलीकरण को रोकना, कोमा, पशुपालन, कोमा, कृषि वानिकी का विकास करना, कृषि वानिकी का विकास करना। और अंतिम लाइन लिख लें, लाइन छोड़ के, यह योजना राजस्थान के 16 जिलों में संचालित है, यह योजना राजस्थान के 16 जिलों में संचालित है। अब देखो, अब घट बढ़ सकते हैं, मेरे हिसाब से बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो जिले बने हैं वो पश्चिमी राजस्थान में ही बने हैं। तो इस आंकड़े को आप प्रमाणित मत मानना। पुराने हिसाब से सवाल आए तो जिलों की संख्या 16 ही रहेगी, लेकिन अब बढ़ गए, काउंट करो। अनूपगढ़ भी बढ़ गया, चूरू, डीडवाना, कुचामन अलग हैं दोनों ही, अब पहले एक थे, देखो कितने हो गए, 4 ही हुए अभी तक। और देखो, बाड़मेर से कौन अलग हुआ, बालोतरा, और नीम का थाना, और एक और इससे अलग हुआ ना, किसे, जालोर से, सांचौर, फलोदी, ये सारे इसमें काउंट होके ध्यान रखना आप गिले, क्योंकि ये पश्चिमी मरुस्थल में है? तो इसके लिखे या नहीं लिखे पहले ये बताओ। कोई मतलब नहीं है, जब तक अपने पास करेक्ट आंकड़ा नहीं आता है तो इसको एक बार यहीं रोक दो। करेक्ट आंकड़ा आ जाएगा तब हम आपको लिखवा देंगे। तो ये आपके राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थल पूरा हुआ है। पश्चिमी मरुस्थल में भी कौन सा? शुष्क मरुस्थल। वर्षा की मात्रा के आधार पर बांटा था हमने, शुष्क और अर्ध शुष्क। तो शुष्क के बारे में जितनी भी बातें थी वो ऑलमोस्ट हमने लिख लिए। अब नया हेडिंग देके लिखना, अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसे हम क्या कहते हैं, राजस्थान बांगर भी कहते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, ब्रैकेट में लिख लेना राजस्थान बांगर। मीनाक्षी बांगर क्यों कहते हैं इसे? मोनू क्यों कहते हैं? गग्गर नहीं, सरस्वती बहती थी, गग्गर तो अब बह रही है। बात बताई थी एक दिन कि आज जो ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है और ज्यादातर घग्गर और हनुमानगढ़ वाला जो पार्ट है, वहां पर प्राचीन समय में एक नदी बहा करती थी जिसका नाम था सरस्वती। लेकिन कालांतर में भूगर्भिक हलचल के कारण, और जब हमने वेगनर थ्योरी पढ़ी थी कि गोंडवाना लैंड से प्रायद्वीपीय भारत टूटकर उत्तर की ओर गति कर रहा था और तैतीस सागर को टक्कर मारने के बाद तिरछा हुआ था, तो उस समय इस सरस्वती नदी ने अपना क्या कर लिया, मार्ग परिवर्तित कर लिया। और मार्ग परिवर्तित करने के बाद यमुना नदी ने इसके जल का क्या कर लिया, हरण कर लिया। यानी पहले बहती थी और बहती थी तो हर बार क्या होती थी, नई मृदा का जमाव होता, और नई मृदा जहां कहीं भी मिलती है उसे क्या कहते हैं, खादर मृदा कहते हैं। लेकिन अब वे सरस्वती नदी नहीं बह रही है तो इस मृदा को हम क्या कहेंगे, बांगर मृदा। इसीलिए यहाँ आज भी इस बांगर मृदा के अवशेष पाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर पश्चिमी राजस्थान को सिंचाई सुविधा मिल जाए तो यहाँ कृषि क्षेत्र में आशातीत वृद्धि हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या पाई जाती है, बांगर मृदा पाई जाती है। लेकिन पश्चिमी मरुस्थल में भी कौन सा, अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला, सेमी एरिड वाला। क्लियर? लिखो इसमें,
25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा रेतीले शुष्क मरुस्थल एवं रेतीले शुष्क मरुस्थल एवं अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग करती है। क्लियर? ये भी सवाल बनता है कि कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग करती है या फिर विभाजित करती है, तो वो कौन सी है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। फिर लिखें औसत वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर, औसत वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर। यानी इस अर्ध शुष्क मरुस्थल में एवरेज जो लगभग वर्षा है वो कितनी है? 25 से 50 सेंटीमीटर। जलवायु कैसी हो जाएगी? सेमी एरिड यानी अर्ध शुष्क, और पश्चिमी मरुस्थल की शुष्क। स्टार देके लिखना, शुष्क तथा उपाद्र, शुष्क तथा उपाद्र क्षेत्रों के मध्य स्थित होने के कारण, शुष्क तथा उपाद्र क्षेत्रों के मध्य स्थित होने के कारण इस प्रदेश को संक्रमणीय या परवर्ती जलवायु प्रदेश, परवर्ती जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। संक्रमणीय या परवर्ती जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। अब देखो, जैसे हम राजस्थान के पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, तो जैसे ही ये लाइन आ जाती है, कौन सी? 50 सेंटीमीटर वाली, जो अरावली वाला पार्ट है, वहां से कौन सी जलवायु स्टार्ट हो जाती है? उपाद्र जलवायु हो जाती है। तो शुष्क और उपाद्र के बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? संक्रमणीय जलवायु प्रदेश कह दो या फिर परवर्ती जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो सवाल सीधा सीधा आएगा कि राजस्थान में निम्न में से किसको संक्रमणीय या परवर्ती जलवायु प्रदेश कहा जाता है? तो नाम आएगा क्या? सेमी एरिड क्षेत्र, यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्लियर? ओके, लाइन छोड़ के लिखना, धरातलीय विशेषता के आधार पर, धरातलीय विशेषता के आधार पर धरातलीय विशेषता के आधार पर इस प्रदेश को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। निम्न भागों में बांटा जा सकता है। लिखो, पहले एक बार लिख लो। नंबर 1, घग्गर का मैदान, शेखावटी या तोरावाटी या
आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। फिर आ जाएगा नागौर उच्च भूमि। लूणी बेसिन या गोडवार क्षेत्र। बांट देता हूं पूरा में। ए जो है वो घग्गर का मैदान है, बी जो है शेखावाटी क्षेत्र के दो, तोरावाटी क्षेत्र के दो, या फिर आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के दो। फिर है नागौर हाईलैंड यानी नागौर उच्च भूमि। फिर है लूणी बेसिन जिसे गोडवार क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े, लिखो। एक नंबर पे लिखना घग्गर का मैदान। घग्गर के मैदान में लिखो विस्तार। हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, और एक नया जिला कौन सा? अनूपगढ़। विस्तार है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। निर्माण कैसे हुआ? लिखो निर्माण। इस घग्गर बेसिन का या घग्गर मैदान का निर्माण कैसे हुआ वो लिख रहे हैं। प्राचीन सरस्वती, प्राचीन सरस्वती एवं वर्तमान घग्गर नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से, प्राचीन सरस्वती एवं वर्तमान घग्गर नदी या घग्गर नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। कुछ पूछना? ठीक है, इसमें लिखो बग्गी। कुछ फैक्चुअल बात करते हैं। बग्गी, हाँ बग्गी, अपने ब्याह शादी वाले नहीं, दूसरी है बग्गी। बग्गी में लिखे गंगानगर व हनुमानगढ़ में गंगानगर व हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का उपजाऊ क्षेत्र बग्गी कहलाता है। गंगानगर व हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का उपजाऊ क्षेत्र बग्गी कहलाता है। फिर लिखो पाट, स्टार देके लिखना, पाट या तल। पाट या तल में लिखें सरस्वती का अवशेष घग्गर नदी है। सरस्वती का अवशेष घग्गर नदी है तथा इस नदी के
इस नदी के तल में, इस नदी के तल में वर्षा काल में बाढ़ आने से, वर्षा काल में बाढ़ आने से, बाढ़ फ्लड, हाँ बाढ़ अपने नहीं आएगी अब, बाढ़ आने से हनुमानगढ़ जलमग्न हो जाता है, हनुमानगढ़ जलमग्न हो जाता है। तथा इसी पाट या तल को हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है, नाली कहा जाता है। देखो मेन तो जो घग्गर नदी है वो है आपके गंगानगर में, समझे। और घग्गर नदी आज किसके तल या पेटे में बह रही है? प्राचीन जो सरस्वती नदी है उसी के तल या पेटे में बह रही है। लेकिन कभी कभी मानसून अच्छा होता है तो इस घग्गर नदी का जो तल या जो पाट है उसमें क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ का भुगतान करना पड़ता है किसको? हनुमानगढ़ को, क्योंकि हनुमानगढ़ पूरा जलमग्न हो जाता है। और जब हनुमानगढ़ जलमग्न हो जाता है, उसकी तली में स्थित है, तो उसे क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। एक ध्यान रखना, हनुमानगढ़ एक ऐसा जंक्शन है जो बाढ़ तो घग्गर नदी में आती है, लेकिन डूबता सबसे पहले कौन है? हनुमानगढ़ का जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है वो सबसे पहले डूबता है। देखो जिसका विस्तार हनुमानगढ़ सूरतगढ़, जिसका विस्तार हनुमानगढ़ सूरतगढ़ अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान तक है, जिसका विस्तार हनुमानगढ़ सूरतगढ़ अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान तक है। कुछ नहीं है, आपको तो यही ध्यान रखना है, पाट पूछ ले, तल पूछ ले या नाली पूछ ले, तो ये घग्गर के तल को ही क्या कहा जाता है? पाट या नाली कहा जाता है हनुमानगढ़ में। और जब ज्यादा बाढ़ का पानी आ जाता है तो क्या हो जाता है? ये नदी घग्गर नदी पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक चली जाती है। कहाँ तक? पोर्ट अब्बास तक चली जाती है। और वहां पर इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इस नदी को हकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। याद रह जाएगा या लिखाऊं? लिख लो, नोट देके, स्टार देखे। कभी कभी घग्गर नदी का जल, कभी कभी घग्गर नदी का जल पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास, पोर्ट अब्बास तक चला जाता है, पोर्ट अब्बास तक चला जाता है, जहां घग्गर नदी को स्थानीय भाषा में हकरा कहा जाता है। हकरा कहा जाता है। एक जो बग्गी लिखा था ना हमने, कभी कभी बग्गी की जगह क्या लिखा मिल सकता है? काठी पूछे या बग्गी पूछे तो क्या है? गंगानगर व हनुमानगढ़ में जो घग्गर नदी का उपजाऊ क्षेत्र है उसे बग्गी या काठी कहते हैं। सिद्धार्थ, हाँ घड़ी पीछे है, अभी उधर मत देख। हाँ टाइम है अभी अपने पास, काम है तो क्या करें, रोक दें? थोड़ा लिख लेते हैं, थोड़ा सा बचा है, उसके बाद देखेंगे। अंतिम बात लिख लो, स्टार देके लिखना। वर्तमान समय में
वर्तमान समय में घग्गर नदी क्षेत्र घग्गर नदी क्षेत्र सेम की समस्या से ग्रसित है। सेम की समस्या से ग्रसित है। सेम की समस्या का मतलब, क्योंकि अब देखो ये जो घग्गर नदी है उसके आसपास से क्या निकल गई है, आईजीएनपी, इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल। और इंदिरा गांधी नहर अभी क्या हो गई है, अब जीर्ण अवस्था में आ चुकी है। जगह जगह दरारें आ गई हैं, जिसके कारण इन दरारों से जल रिसकर खेतों के अंदर भराव हो रहा है, जल भराव हो रहा है, जिसके कारण केपलिंग प्रोसेस के कारण मृदा के शीर्ष स्तर से अम्लीय और क्षारीय पदार्थ कहाँ आ रहे हैं, मृदा के ए लेयर में आकर जमा हो रहे हैं। इसका मतलब सेम की समस्या कोई नई नहीं है, वही है अम्लीय या क्षारीय समस्या। और अगर सवाल पूछ ले कि इस सेम की समस्या से ग्रसित गांव कौन सा है, हनुमानगढ़ में, हिंट दे देता हूं, शाबाश, लिख लेना। सेम की समस्या से सर्वाधिक ग्रसित गांव बड़ा पुल है या बड़ा पोल है, बड़ा पुल गांव। हनुमानगढ़ कहने का मतलब है यहाँ के जो खेत हैं वो लगभग जल से भरे हुए रहते हैं हर वक्त, और जब जल से ही खेत भर जाता है तो वहां पर आप कृषि कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की मिट्टी पूरी की पूरी क्या हो जाती है, अम्लीय या लवणता में बदल जाती है। इसी समस्या को राजस्थान में क्या कहा जाता है, सेम की समस्या कहा जाता है। और मनफूल, ये एक बार सवाल पूछा गया कांस्टेबल के एग्जाम में, राजस्थान में सेम की समस्या से ग्रसित गांव कौन सा है, तो बड़ा पुल गांव, हनुमानगढ़। कल के लिए लिख लेना, आंतरिक परवा क्षेत्र या शेखावटी क्षेत्र।